हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल अंग्रेजी एकेडमी में। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो सेशन है रीड पेपर है उसका सॉल्यूशन है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको प्रैक्टिस करना है और ये देखना है कि आपका जो है प्रिपरेशन कैसा है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसके अंदर वो पैसेज में से लिया गया है। इसमें ये कहा है द वर्ड टोटली इज सिमिलर इन मीनिंग टू। जो टोटली का सिमिलर वर्ड पूछा है यानी कि सिनोनिम्स पूछा है, तो टोटली आप जानते हो टोटल थिंग्स, तो यहाँ पे जो है ऑलवेज भी नहीं है, ट्रूली भी नहीं है, क्लियर भी नहीं है। ओके, यहाँ क्या हो जाएगा कंप्लीटली, सिंपल सा है, ये सबको आता है। उसके बाद में नेक्स्ट बोलता है द ऑपोजिट ऑफ फ्रिक्वेंट। फ्रिक्वेंट का मतलब होता है बार बार, बारंबार जिसको बोलेंगे, फ्रिक्वेंटली बार बार होने वाला, इसका जस्ट ऑपोजिट पूछा है इसने, तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा इनफ्रीक्वेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई इनफ्रीक्वेंट। इनफ्रीक्वेंट का मतलब यदा कदा, कभी कभार होने वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो 32 है उसका आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, टोटली सी हो जाएगा क्योंकि इसका सिमिलर पूछा है, इसका ऑपोजिट पूछा है। ओके, अब नेक्स्ट है कि जो इनमें से स्पेलिंग जो है वो सही कौन सी है, अपॉर्चुनिटी की स्पेलिंग कौन सी है। तो अपॉर्चुनिटी जो है OPPORTUNITY, ये मैंने बोला है, तो इसमें से अपना जो डी ऑप्शन है दैट इज करेक्ट, अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट कह रहा है कि पिक आउट द करेक्ट नाउन फॉर्म। अब देखिए हाई जो है उसकी नाउन फॉर्म जो है नाउन फॉर्म पूछी है। हाई क्या है, अपने आप में एक एडजेक्टिव है। जब भी आपको एडजेक्टिव पहचानना है तो उसके आगे कुछ ना कुछ नाउन रख के देख लो, जैसे कि हाई वॉल, ऊंची दीवार, तो यहाँ हाई क्या है एडजेक्टिव है। अब यहाँ पूछ रहा है कि इसकी नाउन फॉर्म बतानी है, तो नाउन फॉर्म क्या हो जाएगी, हाई की हाइट हो जाएगी, लेंथ किसकी होगी, लॉन्ग की लेंथ हो जाएगी। बाकी ये स्पेलिंग HEIGHT, देखिए स्पेलिंग का भी आपको ध्यान रखना है। यहां है तो हाइट बट स्पेलिंग क्या है इसकी रॉन्ग है, और ये टॉल जो है ये अपने आप में खुद ही क्या है एडजेक्टिव है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा सी है। उसके बाद में जो फ्रेज है टू मेक समथिंग लास्ट लॉन्गर कैन बी रिप्लेस्ड विद, लास्ट लॉन्गर जो है हमेशा अंत तक रहने वाला, उसका इसमें से इंग्लिश मीनिंग क्या होगा। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा प्रोलोंग होगा। बिलोंग का मतलब तो आपको पता ही है, लॉन्गिंग का मतलब चाहना होता है, कोई भी चीज का लॉन्गिंग इच्छा करना होता है, प्रोवाइड का मतलब उपलब्ध करना होता है। ओके, तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा प्रोलोंग यानी कि दीर्घकालीन जिसको अपन बोलेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट आपका ऑपोजिट पूछा है ग्लोबल का। तो ग्लोबल जो होता है वो जिसको सब यानी कि यूनिवर्सल जिसको अपन बोलेंगे, ग्लोबल सब पूर्ण ब्रह्मांड जिसको अपन बोलेंगे, और एक छोटा सा लोकेलिटी जिसको अपन बोलेंगे, तो यहाँ पे लोकल इसका क्या आ जाएगा ऑपोजिट मीनिंग हो जाएगा। पिक आउट द करेक्ट वर्ब फॉर्म। यहाँ पे नेचुरल जो होता है, नेचुरल, पहले ये बताओ कि नेचुरल जो वर्ड क्या है एडजेक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल थिंग्स जैसे कि अपन रखें यहाँ पे कोई भी नाउन, तो उस नाउन की यहाँ पे क्या बताएगा क्वालिफाई करेगा तो वो एडजेक्टिव कहलाएगा। यहाँ पे नेचर भी क्या है नाउन है, प्रकृति, तो यहाँ पे नेचुरलाइज करना, देखिए ZEIZEISE, ठीक है, ये जिस तरह से किसी भी उसके आगे जुड़ते हैं, किसी भी शब्द के आगे जुड़ते हैं तो वो क्या बनाते हैं वर्ब बनाते हैं, है तो ये भी IZE, बट ये क्या है NATUR, ये तो ये सही नहीं हो रहा, मीनिंग सही नहीं हो रहा। NATURA नेचर इससे बना है, तो नेचुरलाइज, यहाँ पे नेचुरल जो है एल नहीं है, इसमें एल नहीं है इसलिए रॉन्ग है, और इसमें एल है इसका मतलब ये राइट है, तो नेचुरलाइज हो जाएगा। कोई भी चीज को क्या बनाना, नेचुरलाइज का मतलब प्राकृतिक बनाना। ओके, अब नेक्स्ट जो है प्रोज में से लिया गया है, यानी कि इस पैसेज में से क्वेश्चन लिया गया है। इसमें से ये कह रहा है कि द वर्ड एब्सेंस इज, यहाँ पे एब्सेंस जो वर्ड है वो क्या है। देखिए एब्सेंस के आगे कुछ न कुछ आप रख के देखिए, या फिर उससे पहले कोई ना कोई एडजेक्टिव रख के देख लीजिए। जैसे एब्सेंस है तो नहीं कहते कि भाई माई एब्सेंस, मेरी अनुपस्थिति, तो माई अपने आगे हमेशा क्या लेगा
एडजेक्टिव अपने आगे नाउन लेता है, इसका मतलब अब्सेंस क्या हो गया, नाउन हो गया। अब्सेंस थिंग्स, जैसे कि अपन यहाँ पे कुछ ना कुछ रख के देखें, नाउन रख के देखें तो ये सही सेट नहीं हो रहा, वो एक वर्ड ऑर्डर गलत हो जाएगा। इसलिए अब्सेंस जो है अपने आप में एक नाउन है, जैसे कि माई अब्सेंस यानी कि माई एडजेक्टिव हो गया और अब्सेंस क्या हो गया, नाउन हो गया। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो क्या होगा, नाउन। उसके बाद में द वर्ड ऑलवेज, सबको पता है ऑलवेज क्या है, एक एडवर्ब है। ऑलवेज क्या है, एक एडवर्ब है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इन द सेकेंड सेंटेंस ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ, देखिए फर्स्ट पैराग्राफ का सेकेंड सेंटेंस देखते हैं क्या है। हमारा फर्स्ट पैराग्राफ तो ये है और सेकेंड सेंटेंस जो है वो इसमें यहां से स्टार्ट होता है, हेल्थ इज सिंपली, हेल्थ इज वेल्थ, ये वाला, ठीक है, ये यहां से स्टार्ट है, हेल्थ इज वेल्थ सिंपल, यहां से इसका है। तो ये टेंस कौन सा, इसका टेंस पूछा है, तो इसका टेंस ये इज जो है, ये लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब हमेशा क्या शो कर रही है, प्रेजेंट सिंपल शो कर रही है, क्योंकि इज आया तो इसका मतलब कंटिन्यूस नहीं है, ये क्या है, प्रेजेंट सिंपल। तो अपन देखते हैं सिंपल प्रेजेंट कौन से में है, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट हो गया बी ऑप्शन में, यानी कि 40 वाले में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। समझ आया ना भाई, हेल्थ इज वेल्थ पूछा है तो इसमें आपका आंसर क्या हो गया, प्रेजेंट सिंपल। अब बोला कि थर्ड सेंटेंस का जो है पैराग्राफ का, इन दिस वे, ठीक है, उसमें वर्ब फ्रेज पूछी है। पहले पता क्या आपको, वर्ब फ्रेज जो मतलब वर्ब से मिलकर बनी है, ठीक है, तो वर्ब से मिलकर बनी है तो वह क्या कहलाएगी, वर्ब फ्रेज कहलाएगी। तो ये कह रहा है कि इन दिस वे यू कैन हैव, ये होगी देखो वर्ब फ्रेज। तो ये हमेशा क्या शो करती है, कैन जो हमेशा प्रेजेंट शो करता है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रेजेंट सिंपल हो जाएगा, इसका अर्थ भी। तो यहाँ पे क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यानी कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 41 है उसका भी क्या आंसर है, डी है। उसके बाद में 42 में आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन हैव द डिटरमिनर। देखिए ये जो ग्रामेटिकल सेंटेंस होते हैं इनको बड़े ध्यान से करना है, बहुत इंटरेस्टिंग है बट ये कंफ्यूज वाले भी है। अब ये देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, नीचे जो जितने भी दिए गए ना, कैन हैव द डिटरमिनर्स एन, मतलब कौन से में एन आ सकता है, यानी कि आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना, एन का जो साउंड होता है वोवल्स के जितने भी साउंड होते हैं उनसे पहले आता है एक चीज। तो देखिए आप डिलीट कर दो पहले तो, हेल्थ ये गलत है, एच आ रहा है आ रहा है, स्ट्रॉन्ग एस जो इसको बोलेंगे से आ रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं है। अब ई और ए ये वाला भी है और ये वाला भी है, क्योंकि ये वोवल्स के साउंड दे रहे हैं। अब देखिए बेटा आपको ध्यान से समझना है कि ए और एन का यूज हमेशा सिंगुलर नाउन के लिए किया जाता है। समझ आया क्या आपको, सिंगुलर नाउन के लिए किया जाता है। तो देखिए इंजरीज क्या है, प्लूरल है, इंजरीज क्या है, प्लूरल है, इसका मतलब एन नहीं आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, एक्टिविटी, एन एक्टिविटी। तो देखिए इसका आंसर क्या हो गया, ये वाला हो गया। समझ आया। उसके बाद में एडजेक्टिव, फुल की एडजेक्टिव क्या होता है, फुलेस्ट, ईएसटी। सुपरलेटिव डिग्री पूछा है, सुपरलेटिव डिग्री के आगे क्या लगता है, ईएसटी लगता है, ठीक है ना। मोस्ट फुल नहीं होता है, फुलेस्ट, फुलर, फुल, फुलर, फुलेस्ट, इस तरह से होता है। ओके, ग्लोबल वार्म, द पैसिव फॉर्म पूछा है। अब देखिए आगे जो आंसर है ये कह रहा है कि पैसिव वॉइस फॉर्म ऑफ द सेंटेंस ग्लोबल वार्मिंग कैन कॉज मेनी नेचुरल डिजास्टर। तो यहाँ पे ये तो क्या है, ग्लोबल वार्मिंग सब्जेक्ट है, ये क्या है, वर्ब है, ये क्या होगी इसका वर्ब फ्रेज, मैनी नेचुरल डिजास्टर्स। तो मैनी नेचुरल डिजास्टर ये भी है, इसका मतलब इसमें चारों में तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया वो तो राइट है, ठीक है। डिजास्टर्स ये यहां तक बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे आर है, इसका मतलब ये भी गलत है। फिर यहाँ पे कैन, कुड आ गया, ये भी गलत है। कैन ये भी गलत है, क्योंकि मॉडल के साथ में हमेशा बी आता ना, तो आंसर क्या हो गया, मैनी नेचुरल डिजास्टर्स कैन बी कॉज्ड बाय ग्लोबल वार्मिंग, ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 45, पिक आउट द सेंटेंस विद द करेक्ट पैसिव फॉर्म। करेक्ट पैसिव फॉर्म कौन सी है, पैसिव फॉर्म देखिए, ऑल द चेयर्स हैव बीन, ऑल द चेयर्स आर बीन, ऑल द चेयर्स हैव बीन, ऑल द चेयर्स वर बीन। इसका मतलब पैसिव स्ट्रक्चर तो सबके सेम ही है, चेयर्स को रिपेयर्ड किया गया, ठीक है। पैसिव में तो
है तो जो कंस्ट्रक्ट किया गया है इनको फॉर्म किया गया है, इनका स्ट्रक्चर है ऑलमोस्ट राइट है, बट देखिए यहां कह रहा है ऑल द चेयर्स हैव बीन, यहाँ पे ऑल द चेयर्स आर बीन, तो इसमें आर के साथ में ये वाला बीन नहीं आना चाहिए, कौन सा आना चाहिए, BEING, ये वाला आना चाहिए। हैव, अब देखो इसमें हैव आ गया तो इसमें क्या आ गया, BEN, ये वाला आना चाहिए, और ये वर आ गया तो इसमें भी ये वाला आना चाहिए। इसका मतलब तीनों के तीनों क्या हैं, रॉन्ग हैं, और राइट कौन सा हुआ, हैव बीन रिपेयर्ड, ऑल द चेयर्स हैव बीन रिपेयर्ड, ये आंसर इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। देखिए मुझे पता है सबको आता है, बिकॉज सिंपल चीज है, लेकिन यहाँ हम जल्दबाजी में एग्जाम हॉल में क्या नहीं देख पाते, ये बीइंग और बीन में डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ BEING ये हमेशा इज MR वॉज वर के साथ लगता है, और ये वाला बीन हैज हैव और हैड के साथ लगता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके गियर, ओके गाइस। अब नेक्स्ट आता है, which of the following sentence has the correct structure of a question, क्वेश्चन का सही क्या स्ट्रक्चर किसका है, तो where average, इसका मतलब ये जो WH वर्ड है अपने आगे हेल्पिंग वर्ब लेगा, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है, और इसमें है और इसमें है, तो यहाँ पे डज है और यहाँ पे इज है, ये भी राइट है, एवरेज एवरेज ये भी राइट है, एवरेज टेम्परेचर एवरेज टेम्परेचर। अब देखिए इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, डज अपने आगे क्या नहीं लेता है, ING फॉर्म नहीं लेता है, और इज अपने आगे ING फॉर्म लेगा, इसका मतलब आपका आंसर हो गया C, ठीक है डियर। उसके बाद में नेक्स्ट बोल रहा है यहाँ पे पिक आउट द क्वेश्चंस टू विच द सेंटेंस वेल्थ इज डिफाइंड एज अबेंडेंस, अबेंडेंस का मतलब क्या होता है भाई, प्लेंटी ऑफ, ये ध्यान रखना कई बार इसका सिमिलर वर्ड भी पूछ सकते हैं, अबेंडेंस का मतलब प्लेंटी ऑफ, प्रचुरता जिसको अपने बोलेंगे, अधिकता जिसको अपने बोलेंगे, वैल्यूएबल पोजेशन, पोजेशन का मतलब जो अपने पास में है, ठीक है ना, बहुमूल्य जो पोजेशन जिसका अपना ऊपर अधिकार है जिस चीज के ऊपर, ये पैसेज में से लिया गया है, विल बी एन अप्रोप्रिएट आंसर। अब देखो ये आंसर है, क्या आंसर है कि वेल्थ इज डिफाइंड, जो धन है वो कैसे डिफाइन किया गया है, कैसे डिफाइन किया जाता है कि भाई अपने पास जो है उसकी प्रचुरता ही क्या है, धन है, आपके पास में कोई अच्छी चीज है तो उसकी प्रचुरता या वो धन है, ठीक है। तो अब देखिए व्हाई इज वेल्थ डिफाइंड, क्यों, ये भी नहीं है, हु कौन, ये भी नहीं है, व्हेन कब, ये भी नहीं है, इसका मतलब हाउ इज वेल्थ डिफाइंड, अरे धन को कैसे डिफाइन किया गया है, कैसे समझाया गया है, इसका आंसर ये है, प्रश्न ये है, क्वेश्चन ये है, और उसका आंसर ये है कि वेल्थ जो है वो उसको ऐसे डिफाइन किया गया है, समझ आया। इसका मतलब जो 47 है आपका, उस 47 में आपका आंसर हो गया डी, राइट। नेक्स्ट देखिए 48 का, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स हैव द सेम वोवल साउंड, वोवल साउंड कौन से में, वोवल जो साउंड है, साउंड देखिए अंडरलाइन कर रखी है, और अंडरलाइन कर रखी है, मेरा जो नीचे उसमें लिंक दूंगा आपको मैं, फोनेटिक जो है, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन जो है वो वीडियो आप देखना, उसमें आपको ये ऐसी चीज़ें ना बहुत इजी वे में मैंने समझा रखे हैं, प्लीज़ कीप वॉचिंग दैट वीडियो, उसको एग्जाम से जाने से पहले जरूर आपको देखना है, उसमें मैंने ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपको समझा रखी हैं फोनेटिक्स की, समझा है आपको। अब देखो 48 में क्या है, इसमें कह रहा है सेम वोवल कौन से में, बुक सू, साइन सिन, थ्रो थ्री, ठीक है, सब में अलग अलग है, हेड रेड, इसका मतलब जो ए जो साउंड आ रहा है वो क्या है, राइट है, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये है, ठीक है भैया। अब वापस इसने पूछा कॉन्सोनेंट साउंड, तो कॉन्सोनेंट साउंड क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट साउंड जो जितने भी वर्ड दे रखे हैं, कै से गेम जिम पे फ, ठीक है ना, देखो इसमें पार्टी फोटो, कैट सिटी, गेम जिम, और नो नेम, नए आ रहा देखो इसमें, तो आंसर क्या हो गया, ये हो गया, है ना इजी। ओके नेक्स्ट, द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड न्यूज, न्यूज का यू ऐसे लिखते हैं ना न्यूज, ठीक है, तो एन का एन, यू का देखिए ये आता है, ये का जे होता है, और यू बड़ा है तो ये आ गया, जे, जे का जेड,
ये हो गया इसका। तो इसमें देखो कौन सा है, इसमें आंसर कौन सा हो गया, 50 में आंसर हो गया ए, राइट। ये अपना आंसर हो गया। समझ आया भाई, मजा आ रहा है? चलिए, द रोल ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। इंडिया में इंग्लिश का क्या रोल है भाई? कौन सा रोल? आप इंग्लिश बोलते हो जन्म लेते ही? नहीं ना, क्या बोलते हो आप? पहले अपनी मदर टंग या फिर जो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है वो हिंदी है, ठीक है। तो ध्यान रखना, इंग्लिश का जो रोल है इंडिया में वो है सेकंड लैंग्वेज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंग्लिश इज ए सेकंड लैंग्वेज, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये ध्यान रखना, उसमें काफ़ी सारे आपके जो मेथड्स है ना, मेथड्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, इनको 1 बाई 1 समझना, बहुत मजा आएगा आपको। तो इसका सेकंड है, ये ध्यान रखना, सेकंड लैंग्वेज है इंग्लिश। ओके, पिक आउट द पेयर विच फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ एक्सप्रेसिव एंड प्रोडक्टिव लैंग्वेज। देखो, आपको मैं बहुत ही शुद्ध देसी भाषा में समझाऊंगा और आप समझते जाना, और इनको समझ के आप लोग अच्छे से कर दोगे। एक्सप्रेसिव, एक्सप्रेस किस चीज से होता है बताओ? अपन कोई भी चीज का एक्सप्रेशन करते हैं, कब करते हैं? आपका चेहरे का, बॉडी का एक्सप्रेशन कब होता है? जब आप बोलते हो, जब आप बोलते हो। इसका मतलब बोलने वाला देख लीजिए भैया, ये हो गया। प्रोडक्टिव, प्रोडक्ट का मतलब कोई भी चीज में आप लिखते हो तो उसका क्रिएट करते हो, उसको क्रिएटिव करते हो। तो क्या हो गया? ये हो गया। आया कि नहीं आया समझ? देखो, आपको ध्यान से समझना है कि एक्सप्रेसिव, यहाँ पे एक्सप्रेस करते हो, आप बोलते हो तो होठ हिलते हैं, आंखें हिलती हैं, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज जो है वो आपका शो होती है, आपके जो जेस्चर होते हैं तो वो एक्सप्रेसिव कहेंगे उसको। तो वो कब होता है? आप बिल्कुल जब खामोश रहते हो तब होता है कैसा? नहीं ना, जब आप बोलते हो तभी होता है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे देखिए, इन द बाइलिंगुअल, बाइलिंगुअल क्या होता है भाई बताओ जरा? बाइलिंगुअल होता है जैसे कि अपन जो ना दो भाषा में, टीचर हमेशा आपको पढ़ाएगा, एक तो क्या बोलेगा टीचर हमेशा, जो एक भाषा होती है जैसे कि इंग्लिश है तो वो इंग्लिश है, फिर उसको हिंदी में एक्सप्लेन करेगा। फिर उसमें कई जैसे कि बच्चे होते हैं ना अपने ग्रामीण एरियो में, ठीक है, जैसे कि गुजराती है तो वो गुजराती में बोल के समझाएगा उसको, ठीक है। और वहाँ पे जैसे कि अपने मारवाड़ी है तो अपन मारवाड़ी में समझाते हैं, कई बार बोलते हैं ना शुद्ध भाषा जिसको बोलते हैं। तो ये दोनों जो है, तो यहाँ पे देखिए इसका जो आंसर है वो क्या होना चाहिए भाई? मदर टंग, यानी कि उसमें मदर टंग जो है ना, वो कोई भी चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, कोई भी जो न्यू वर्ड्स हैं, कोई न्यू फ्रेज हैं, उनको एक्सप्रेस करने के लिए टीचर मदर टंग में करता है वो। ये हमेशा ध्यान रखना। बाइलिंगुअल का मतलब क्या हो गया? दो भाषाओं का, दो भाषा का मतलब इंग्लिश पढ़ा रहा है तो वो भी उसमें कुछ ना कुछ दूसरी भाषा यूज करेगा, हिंदी पढ़ा रहा है तो वो भी उसमें कुछ ना कुछ दूसरे वर्ड्स मिक्स करेगा, क्या करने के लिए? नए शब्दों को, फ्रेजेस को समझाने के लिए। तो इसका मतलब यहाँ आंसर हमारा क्या आ गया? बी आ गया। मदर टंग इज यूज्ड बाय द टीचर टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स एंड फ्रेजेस, राइट? ठीक है। सिचुएशनल अप्रोच, सिचुएशन से समझो आप। अप्रोच जो है ना, देखिए आप इनको रटना, डियर स्टूडेंट्स, कभी भी प्लीज रटना मत, रटने वाला नहीं है ये। जो मेथड्स होते हैं वो समझने वाले होते हैं। सिचुएशन, सिचुएशन क्रिएट होना मतलब कोई चीज का, तो टीचर जो है ना सिचुएशनल अप्रोच, सिचुएशनल अप्रोच का मतलब कोई चीज का सिचुएशन क्रिएट करके कोई चीज को पढ़ाना, ठीक है। आप मतलब एग्जाम में जैसे कि कोई टीचर है ना, और जैसे कि अपन बोलेंगे लोक जो गीत हैं वो उनको तो वो गा के सुनाएगा, ठीक है ना। या फिर जैसे कि लोग नृत्य हैं तो उनको थोड़ा नृत्य करके समझाएगा। तो ये क्या है? सिचुएशन क्रिएट करता है। तो मतलब ये कैसे क्रिएट करेगा? ए लाइफ लाइक सिचुएशन, ऐसे जीवंत जिसको अपन बोलेंगे भाई, सेम टू सेम सिचुएशन क्रिएट करेगा क्लासरूम में। तो मेरे हिसाब से देखो आंसर ये आएगा इसका, 100% यही आएगा, क्रिएट ए लाइफ लाइक सिचुएशन। बहुत ही अच्छा है। सिचुएशन से वर्ड से आपको जानना है कि सिचुएशन वर्ड जो है वो क्या है? कोई भी चीज की एज इट इज वो क्रिएशन करना। ओके, चलिए 55 में क्या कह रहा है? रिसेप्टिव। तो रिसेप्टिव का संबंध होता है हमेशा किससे होता है बताओ? रिसेप्टिव जो होता है उसका सुनने में और पढ़ने में। रिसेप्टिव का मतलब कोई भी चीज आप क्या करोगे? उसको सी करोगे और हियर करोगे, देखोगे और सुनोगे, देखोगे और सुनोगे। इसका मतलब सबसे पहले क्या करोगे? लिसन करोगे, फिर रीडिंग करोगे। लिसन करके रीडिंग करा है उसको रिसेप्टिव स्किल बोलते हैं। आप इसको कर लो, जैसे कि LSRW होता है ना, वैसे ही LR, इसको क्या कर लो? रिसेप्टिव स्किल क्या होती है? LR। पहले अपन क्या करेंगे? लिसनिंग करेंगे, फिर रीड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या गया?
द यूज ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल मेक द एक्टिविटी। टीचिंग मटेरियल क्या बनाते हैं भाई? क्लासरूम में आप मॉडल्स लेके पढ़ाते हो, ठीक है। आप मतलब और भी सारी काफ़ी सारी जो मैथमेटिक्स पढ़ाओगे तो उसमें देखो काफ़ी सारे आप इंटरेस्टिंग चीज़ें लेके आप बच्चों को पढ़ाते हो, तो वहाँ पे उन बच्चों का क्या बन जाता है? यहाँ पे तो सिंपल सा आप लोग सारे के सारे कर दोगे, अननेसेसरी थोड़ा ना बनता है, ठीक है, ये भी गलत है। डल और चैलेंजिंग भी नहीं बनता है, वहाँ पे ईजी और इंटरेस्टिंग बन जाता है। वहाँ के क्लासरूम का माहौल है वो बहुत ही आसान बन जाता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बन जाता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है लैंग्वेज लर्निंग इज लाइक लर्निंग। लैंग्वेज जो होती है, भाषा होती है ना, वो किस प्रकार की होती है भाई? किस प्रकार की सीखने वाली होती है? फिजिक्स वाली होती है क्या? ठीक है, या फिर फिलोसफी वाली होती है, हिस्ट्री वाली होती है, कैसी होती है बताओ? आपको ध्यान रखना है कि लैंग्वेज कोई भी बच्चा सब सीखता है। जैसे कि आप छोटे बच्चे हो, ठीक है, आपने साइकिल सीखी, एक बार आप लोग कैंची से साइकिल सीखी, या फिर बचपन में, हमारे ज़माने में बचपन में छोटी वाली साइकिल तो ला के नहीं देते थे, जो बड़ी वाली साइकिल तो होती थी, उसके बीच में से पैर फंसा के हम साइकिल सीखते थे, ठीक है ना, फिर गिर जाते थे, पड़ जाते थे, ठीक है, उड़ जाते थे, फिर साइकिल चलाते। इसका मतलब वो हमने साइकिल सीख ही ली, ठीक है। सीख ली का मतलब भाषा भी ऐसा ही होता है। बच्चा अटपटा बोलेगा, टूटी फूटी बोलेगा, फिर ना वो एक एक वर्ड बोलेगा, फिर अटक टक के बोलेगा, फिर वो कंप्लीटली सेंटेंस बोलेगा। तो लैंग्वेज जो होती है वो हमेशा ए स्किल लाइक साइकिल, ये है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ये आ जाएगा। इवैल्यूएशन इन एजुकेशन। इवैल्यूएशन क्या होता है भाई? मूल्यांकन। शिक्षा में मूल्यांकन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। शिक्षा में मूल्यांकन, तो मूल्यांकन होता है वो कैसा होना चाहिए? मूल्यांकन हमेशा बार बार होता रहना चाहिए ना। तो ये पे जो है कंटिन्यूअस बट नॉट क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव और नहीं, इसमें ये होगा, ये दोनों चीजें होंगी, कंटिन्यूअस भी होना चाहिए और क्यूमुलेटिव भी। भाई मूल्यांकन जो होता है ना, वो एक ये तो नहीं कि एक बार में हमने कर लिया और फिर दोबारा किया नहीं। इसका मतलब दोनों चीज़ों में ही होगा ये मूल्यांकन। मूल्यांकन हर बार होना चाहिए, मतलब टुकड़ों में भी होना चाहिए, ठीक है ना, फिर मंथली भी होना चाहिए, छमाही भी होना चाहिए, ठीक है, 12 महीने से भी होना चाहिए, ठीक है ना, साप्ताहिक भी होना चाहिए। इसका मतलब ये जो है ना, इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, बोथ कंटिन्यूअस एंड क्यूमुलेटिव। वन ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ ए गुड लैंग्वेज, गुड लैंग्वेज जो है ना, उसकी प्रोफिशिएंसी जो टेस्ट होता है, प्रवीणता जो इसको बोलेंगे, उसमें रिलायबल होना जरूरी है, विश्वसनीयता होनी जरूरी है उसमें, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, ये आप कई बार इसको पूछ लेते हैं, बार बार पूछते हैं। जो प्रोफिशिएंसी जो टेस्ट है ना, उसमें रिलायबल, विश्वसनीयता होनी जरूरी है। अन अटेनमेंट टेस्ट बताइए, अटेनमेंट टेस्ट क्या होता है? अटेनमेंट टेस्ट का एम क्या है? तो देखो, अटेनमेंट जो होता है ना, पहले एक इंग्लिश वर्ड इससे समझो आप। अटेनमेंट, अटेनमेंट का मतलब क्या हो गया? आपने क्या प्राप्त किया, वो क्या है? अटेनमेंट है। और अटेनमेंट जो टेस्ट होता है उसका एम क्या होता है? उसका एम क्या होता है? मेजर करना। क्या मेजर करना? हाउ मच ए लर्नर हैज लर्नड ऑफ व्हाट ही हैज बीन टॉट। उसको क्या पढ़ाया गया, जो चीज उसको पढ़ाएगी उसमें से उसने कितना सीखा, कितना सीखा। तो कितना सीखा वो क्या है? एक अटेनमेंट टेस्ट है। समझ में आया क्या? देखो, हाउ मच लर्नर नीड्स टू लर्न पास एन एग्जामिनेशन, पास के लिए नहीं है, ठीक है ना। द स्पीकिंग एबिलिटी से नहीं है, टीचिंग एबिलिटी से नहीं है, यहाँ से किस एबिलिटी से है? यहाँ पे अटेनमेंट टेस्ट है, वो है हाउ मच ए लर्नर हैज लर्नड ऑफ व्हाट ही हैज बीन टॉट। क्या कितना उसको पढ़ाया गया, उससे उसने कितना सीखा है, वही अटेनमेंट टेस्ट है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से मैंने आपको 30 क्वेश्चंस का एक पेपर करवाया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसका मुझे रिस्पांस देना है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम तक आई होप कि मैं आपको 5 से 10 जो पेपर हैं वो करा दूं और उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ जाए और आई विश कि आपका सिलेक्शन हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।